नमस्कार मेरे सभी दोस्त भाई बहन, आप सभी का स्वागत है चतव्य क्लास में। मैं सुमित आज आप लोगों को वैदिक सभ्यता का अगला क्लास जो है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो वैदिक क्लास है इसके लगभग 2 या 1 क्लास हो चुके हैं, आप लोग उसका क्लास भी देख लें तो शायद बेसिक वैदिक का आपको सही से क्लियर रहे, और साथ साथ में इससे पहले जो सिंधु सभ्यता पर है उसके बारे में भी आप जरूर जानें। एक और बात, हम सिंधु सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जानते हैं। हाल ही में एक खोज के से पता चला है कि जो सिंधु सभ्यता है उससे भी पुराना सभ्यता वडेनार में शायद खोजा गया है। ये लगभग 5500 साल पुराना, 5500 बीसी पुराना सभ्यता माना गया है, जबकि सिंधु सभ्यता 2300 बीसी, 1700 बीसी से 2300 बीसी तक के बीच का माना जा रहा है। तो वहीं वडेनार में जो खोजा गया ये सभ्यता लगभग 5500 बीसी तक के पुराना माना जाता है। वहीं एक और अमेजन के बीच में खोजा गया है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान में नहीं है। वहाँ जब खोजा गया वहाँ के बारे में कहा गया कि यहाँ कृषि होती थी, रोड सड़क वड़क का पूरा व्यवस्था है। तो इसे भी आप थोड़ा सर्च करिएगा, एक देखिएगा कि अभी हाल ही के खोज के अनुसार किसे माना गया है। माना नहीं गया कि पता चला, अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आज पूर्व वैदिक काल के बारे में जानते हैं कुछ। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 के काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। अब पूर्व वैदिक काल में हम जो पढ़ेंगे आज, सामाजिक जीवन यहाँ का कैसा होता था। जो पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद राजनीतिक के जीवन के बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। सामाजिक जीवन, इस काल का जो समाज था पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अब वर्ण व्यवस्था क्या होता है कि काम के आधार पे व्यवस्था का आधारित था। ऋग्वेद में ये क्लियर लिखा हुआ है कि समाज में 4 वर्ण का बात किया गया है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कहा गया है। और भी बात कहा गया है कि ब्राह्मण का कहाँ से जन्म हुआ। ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि ये ब्रह्मा जी के मुख से जन्म हुआ ब्राह्मण का, भुजा से जन्म हुआ है क्षत्रिय का, जांघा से जन्म हुआ है वैश्य का, और पैर से जन्म हुआ है शूद्र का। ये बात का प्रमाण हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यहाँ का समाज मातृ प्रधान ना होकर के पितृ प्रधान था। ये बात हमने पहले भी कहा है, और अभी भी यहाँ के समाज क्या था, पितृ प्रधान था। इस काल में सबसे अच्छा बात देखने को मिलता है कि जो स्त्री थी, महिलाएं थी, इसकी स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यज्ञ के कार्य में अपने पति के साथ, यहाँ देखिएगा हम टैग किए हुए कि पति के साथ यज्ञ कार्य में वो भाग ले सकती थी अपने पति के साथ। और दूसरा, पहले जो विधवा होती थी उन्हें विवाह का हक नहीं था, लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि जो विधवा महिलाएं थी उसे अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह करने का पूरी तरीके से हक होता था। अब बड़ा भाई क्यों नहीं, तो बड़ा भाई इसलिए नहीं क्योंकि पहले बड़े का ही शादी होता था फिर छोटे का। आजकल ना चलने लगा कि छोटका लेके भाग जाता है शादी हो जाता है, नहीं तो सरकारी नौकरी छोटका को पहले हो गया तो कर लिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़े का होगा फिर छोटे का होगा। तो इसलिए जब माना जाता है अगर बड़े का हो गया तो छोटा है बच्चा है तो छोटा से किया जाता शादी। स्त्री को शिक्षा का पूरी व्यवस्था था। और यहाँ पे देखने को मिलता है बाल विवाह, बचपन में ही जो शादी कर दिया जाता था, इस चीज़ का पूरी तरीके से मना किया था। पर्दा प्रथा, पर्दा के पीछे रहने का भी प्रमाण नहीं मिला, पर्दा प्रथा भी नहीं था। और ये लोग अपने मनोरंजन के लिए, पहले भी बताए थे, मनोरंजन के लिए संगीत गाता था, घुड़दौड़ का आयोजन करता था, पासा खेलता था। आप लोग देखे होंगे गाँव सब में पासा खेलता है, 4 को 5 को गिट्टी लेके ऐसे 8 गोटी उसको बोलते हैं। तो ये लोग ऐसे करके पासा भी खेलते थे। लगभग 2-3 गोटी होता है, एक बोर्ड टाइप में होता है, ऐसा फेंक के खेलते हैं। मम्मी लोग से पूछिए, हमें भी ज़्यादा ध्यान में नहीं है। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं का साक्ष्य मिलता है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, ऐसे विदुषी विश्वास जैसी महिलाओं का विदुषी, यहाँ पर लिख लीजिएगा, विदुषी महिलाएं, विदुषी महिला का साक्ष्य मिलता है। विदुषी महिला के साथ में हमें उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, जैसे कि गार्गी, मैथियनी। वहीं गार्गी जो वाद विवाद, गार्गी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी वहाँ पे मिलेगी। आगे देखते हैं, ये लोग का मुख्य पेय पदार्थ, पीने योग्य जो पदार्थ था, सोमरस, जो आजकल का खंबा होता है वही पहले इसे सोमरस कहा जाता था। वहीं आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ का अर्थव्यवस्था, कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था था, जो सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि मुख्य आधार कृषि था, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार
पशुपालन को माना गया है कि यहाँ के सबसे ज़्यादा पशु पाला जाता था। और इस समय के सबसे प्रिय जो मुख्य देवता पशु जो होता था, घोड़े को माना गया, सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। उद्योग हमें ज़्यादा देखने को मिलते ही नहीं है, उद्योग में भी सीमित मात्रा में उद्योग देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि इस सभ्यता में, जैसे सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार प्रचलित था। यहाँ पे बाह्य व्यापार नहीं था, आंतरिक व्यापार ही होता था। और मुद्रा का तो खोज हुआ नहीं था, तो ना ही मुद्रा उस समय बना था, तो इसलिए वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय क्या होता है कि सामान के बदले सामान लेना। मेरे पास गेहूं की, मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास गेहूं नहीं है लेकिन चावल है। अब कोई सामने वाला है, उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन गेहूं उसके पास ज़्यादा है, तो हम उसको चावल देके गेहूं ले सकते थे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वहीं धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में हम देखते हैं कि यहाँ देवताओं को पूजा जाता था, कई प्रकार के अलग अलग देवताओं को। ये लोग ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष की भी पूजा ये करते थे। ये मानते थे कि अंतरिक्ष में कई सारे देवता हैं, जैसे कि आकाश का देवता, पृथ्वी का देवता देखते हैं अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। वहीं आकाश का देवता सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु। और अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वरुण, मारुत को देखते हैं। अग्नि को यहाँ पे ज़्यादा, अग्नि के बारे में बात कहा गया है कि अग्नि जो ऐसे देवता थे, अग्नि जो मनुष्य और भगवान के बीच का संपर्क स्थापित करते थे। आज भी देखते हैं हवन उवन करता है, जब मनुष्य अग्नि का प्रयोग करता है तो क्या कहता है, अग्नि जो मनुष्य को देवताओं से संपर्क स्थापित करता था, संबंध स्थापित, संबंध यानी कि संपर्क बोल रखिएगा इसको, संपर्क स्थापित करता था। वहीं कई सारे और भी देवता हैं, ये सब भी आप लिख लीजिए। सोम, वनस्पति, इसके अलावा और देवता जो अश्विनी था, इसे चिकित्सा का देवता माना गया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आता है राजनीतिक जीवन। हमने अभी पढ़ा सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में ये सभी जीवन थे। अब उसी में हम देखते हैं एक राजनीतिक जीवन। राजनीतिक तौर पे ये लोग कैसे रहते थे, क्या प्रचलन थी इसके अंदर। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं तब राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन को बताने से पहले हम लोग एक बात पे चर्चा करते हैं। इन लोगों को जो समाज थी वो खानाबदोश थी। खानाबदोश आप लोग समझते हैं कि खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को खानाबदोश कहते हैं। जब ये खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इन लोगों का कोई ग्रुप भी हुआ करता था। तो खानाबदोश का जो ग्रुप होता था मुखिया, उसको बेसिकली ज़्यादातर गोप या गोपा कहा जाता था। अब ये कई वर्गों में विभाजित होता था। जैसे राजनीतिक जीवन में जाते हैं तो आर्यों का जो प्रशासनिक जीवन था कई इकाई में विभाजित था। उसमें देखते हैं कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, इन सभी को देखते हैं। कुछ नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पे कि कई सारे ग्राम जो होता था, कई सारे कुछ गांव मिला के, इसके जो ग्राम को जो हेड होता था उसको ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, अब कुछ ग्राम होता था, अब कई सारे ग्रामीण यानी कि कई सारे ग्राम, एक ग्राम यहाँ, एक ग्राम वहाँ, जितने ग्राम होते थे उन सभी ग्रामों का, कुछ ग्रामों का जो हेड था उसको विष कहा जाता था, यानी कि विषपति कहा जाता था। विषपति, विष क्या होता था, कई सारे गाँवों का जो ग्रुप होता था उसको विष कहा जाता था और उसके हेड को विषपति कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि कई सारे विष के जो हेड होता था वो जन के अंतर्गत आता था, और जन के अंतर्गत जो आता था उसे राजन या राजा कहते थे। आज के तौर पे हम बोलते हैं जैसे कि राजा, उसे राजन कहते थे। अब रही राजन के अंतर्गत जो आता था वो राष्ट्र, जो राजन, राष्ट्र के अंतर्गत ये सभी कुछ आता था। कुल जो होता था सबसे मूल इकाई था, सबसे नीचे का। और हम ये भी पढ़े कि घर के अंदर सबसे जो छोटा था वो परिवार कहलाता था, और परिवार के मुखिया जो होते थे पिता कहलाते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। आर्यों का समाज पितृप्रधान था, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब आगे देखते हैं कि जन, लोग जनता की देखरेख करता था। जन क्या करता था, लोगों और जनता की देखरेख करने वाला एक अधिकारी होता था, जिसे राजन नामक अधिकारी हुआ करते थे। ये बात समझ में आया हो। फिर राजन या राजा कार्यों में, कई सारे कार्यों में राजा की सहायता करता था। इनके कार्यों की सहायता के लिए कई सारे होते थे, जैसे कि सभा, समिति, विदत, गण, ये सभी इनकी सहायता के लिए हुआ करते थे। यहाँ विदत लिखा हुआ है। अब सभा समिति क्या होता था, सभा जो था श्रेष्ठ वर्गों का एक ग्रुप था, श्रेष्ठ वर्गों का ग्रुप हुआ करता था, जिसमें बुद्धिमानी लोग उसमें रहते थे और लोगों को पे राजा को सलाह मशुरा दिया करते थे। पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था।
फिर समिति जो होता है कबीले के आम लोग, जो आम जनता था, आम लोग या आम जनता बोलिए, इसकी संस्था थी और इसके जो अध्यक्ष था उसको ईशान कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा समिति, इसी को राजा की दो पुत्री के समान भी माना गया है। आप इस चीज़ को नोट कर ले कि ऋग्वैदिक काल में, जो पूर्व वैदिक काल था, इस समय सभा की दो पुत्रियां का, राजन की दो पुत्रियां कहलाता, किसे कहा जाता? तो सभा एवं समिति। ये दोनों ऐसे थी जिसमें कि महिलाएं भी भाग लेती थी, यानी कि महिला भी सभा में भाग लेती थी, समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन दोनों का प्रधानता हम देखते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं मिलता है। वहीं गण के बारे में बात करते हैं तो कुलीन लोगों की संस्था थी, जो कुलीन वर्ग थे उसकी सभा को क्या कहा गया? गण कहा गया। और सबसे बड़ा बात राजनीति, यहाँ के कई सारे जीवन को कबीलाई कहा गया। ऋग्वेद में कबीला का उल्लेख मिलता है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था थी तो उसको कबीला कहा गया। कबीला यानी कई सारे वर्गों में विभाजित, कई सारे वर्ग के लोग, एक ग्रुप को कबीला कहा जाता था। जैसे कि कुछ ग्रुप हो गया आप कबीला के, आज के तौर पे देखें देश के अंदर कई सारे राज्य हो गया, राज्य के अंतर्गत कई सारे जिले हो गए, तो इसी प्रकार से वहाँ के कबीला जो था सबसे बड़ा संस्था कहलाता था। कबीलाई समूह सबसे बड़ा होता था, जिसे हम जन कहा जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? जन। राष्ट्र के अंतर्गत ही आता था गण। कुलीनों की सभा थी गण। वहीं विदत देखें तो विदत क्या करता था? जो उपजाऊ होता था, उपज किया हुआ चीज़ या फिर लूट मार करके लाया हुआ चीज़, इन सब चीज़ों पे जो चर्चा होगा, किसको क्या हिस्सा मिलेगा, कितना जाएगा, इनकी जो चर्चा होती थी वो विदत में होते थे, विदत नामक सभा में हुआ करते थे, इसलिए उसे विदत कहते थे। उसके बाद आर्यों का जीवन के बारे में हम देखते हैं कि आर्यों का जीवन में अस्थायी सेना रखने का प्रचलन हमें दिखता है। कि अस्थायी सेना क्या होता है? कि जब जरूरत पड़े तो लोगों को हायर करके, लोगों को, अब आज के जीवन में हायर, लोगों को बुला करके उसे कुछ पैसे दे करके सेना रख लिया। जब युद्ध खत्म हो गया फिर सेना अपने अपने काम पे। ज़्यादातर देखा गया कृषि वर्ग लोग को इसमें जोड़ा जाता था, और यहाँ पे तो कृषि थे नहीं, तो जो पशुपालन, ये लोग पशुपालन में ज़्यादा रुचि रखते थे। आर्यों का आर्थिक जीवन जो मेन था वो पशुपालन पे आधारित था, ना कि कृषि पे। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्यों का मुख्य आर्थिक जीवन क्या था? पशुपालन। वहीं सिंधु सभ्यता में पूछेगा तो वहाँ पे हम क्या मारेंगे? कृषि। वहाँ पशुपालन नहीं, वहाँ कृषि मारते हैं। या देखिए अस्थायी सेना का प्रचलन था। फिर उसके बाद कहता है जनता द्वारा स्वेच्छा से, जनता जो अपने मन से, जनता कुछ जो टैक्स था, जनता कुछ अपने मन से टैक्स दिया करते थे राजा को संस्था चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, उसे क्या कहते थे? बलि नाम से जाना जाता था, उसे बलि कहते थे। वहीं आगे देखते हैं सूत, रथकार, कम्मादी, इस नाम के भी कई सारे अधिकारी थे, जिसे रत्नी कहा जाता था। इसके अंतर्गत जो आता था, पुरोहित आता था, सेना आता था, इत्यादि वर्ग के लोग आते थे। वहीं कुलीन राजनीतिक संगठन का मूल इकाई क्या था? कुला था। तो आप लोगों को ये सारे क्लास अच्छा लगा हो। आई होप आप इसे पसंद करें, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों का धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर ज़रूर करें अगर आप पे पसंद आता है तो। और एक और प्रॉब्लम हो रही है कि मार्कर का प्रॉब्लम हो रहा है, और आज ले आऊँगा दूसरा, तो थोड़ा डार्क में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी चेक किया कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए आज क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ।